का जो समीकरण था मूल रूप से किसान का मेरा वर्ग को संगठित करना, जो उनकी मुख्य लड़ाई थी जीवन भर, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमने गठबंधन किया है। और आज एक ही चेहरा है पूरे उत्तर प्रदेश में जिनके पास अनुभव भी है, विजन भी है और कार्य करने की क्षमता है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं और मुजफ्फरनगर की इस क्रांति भूमि पे, किसानों की धरती पे अखिलेश जी का स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले जयंत चौधरी जी का धन्यवाद देता हूं और इसके साथ साथ मैं अपनी प्रेस के जितने भी साथी यहां उपस्थित हैं, मैं इस विलंब के लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। देरी का कारण मुझे नहीं बताया गया। मैं कई घंटे हेलीकॉप्टर में बैठा रहा, रिफ्यूल कराना पड़ा, उसके बाद मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं। मैं पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुजफ्फरनगर में चुनाव की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सबसे पहले मैं चौधरी चरण सिंह जी को याद करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी ने जो रास्ता दिखाया था किसानों को मजबूत करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनकी फसल पैदावार की सही कीमत मिल जाए और किसान का परिवार आर्थिक रूप से कैसे संपन्न हो। चौधरी चरण सिंह जी, बाबा टिकैत जी, नेताजी और अजीत सिंह जी ने लगातार समय समय पर सरकार को जगाने का काम किया। जो सरकारें गूंगी बहरी हो गई थीं, उनको जगाया, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे खुशी है इस बात की कि आज जयंत चौधरी जी और हम लोग मिलकर के उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये चुनाव जहां किसान के भविष्य का है, नौजवान के भविष्य का है, व्यापार को आगे बढ़ाने का है, वहीं चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है, जो किसानों को संपन्न बनाना चाहते थे। किसानों के लिए सपना देखा था कि वो संपन्न हों, लेकिन जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कहा कि उनकी आय दोगुनी होगी, फसल समय पर खरीदी जाएगी और भुगतान भी समय पर होगा। लेकिन जिस तरीके से जो 3 कानून लाए गए बिना किसानों की राय मशवरे के, और मैं बधाई देना चाहता हूं किसानों को, उनकी ताकत का एहसास दिलाया। लोकतंत्र में किसानों ने एकजुट होकर के और सब कुछ भूल करके एक साथ खड़े होकर के मजबूर किया सरकार को, और सरकार को अंतोगत्वा वो कानून वापस लेने पड़े। भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं कह सकती है कि वो 3 कानून क्यों लागू किए थे और 3 कानून क्यों वापस ले लिए। ये वोट के खातिर लिए हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यहां सावधान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, बिना बताए भी कुछ ऐसे फैसले और कानून ले आएंगे। इसलिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, जो उनकी मंशा है। समाजवादी पार्टी ने बिजली के क्षेत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त होगी, सिंचाई माफ होगी, एमएसपी की खरीद के लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे सरकारी तौर पे किए जाएंगे। वहीं फार्मर्स के लिए कि उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े। फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बजट से देकर के किसानों का समय पर भुगतान करने का काम भी गठबंधन मिलकर के करेगा।
लैपटॉप पहले भी बांटा था, फिर बांटेंगे। समाजवादी पेंशन पहले भी दी थी, आगे भी देंगे। और वहीं मैं इस मौके पर याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम अब चुनाव आ गया है, अपना संकल्प पत्र तो पढ़ लें। जो जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं? उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा और आपस में मिलकर के नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है। इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। सर, इस जोड़ी को क्या नाम देंगे? पहले तो यूपी के लड़के थे, बकुआ भतीजे थे, अब इस जोड़ी को क्या नाम देंगे? ये दोनों किसानों के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूं। मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, अगर आप में भी कोई लेना चाहे तो अन्न संकल्प ले सकता है। हम सब तो ले चुके हैं, अन्न संकल्प ले लिया हमारे अध्यक्ष जी और सब लोगों ने। कहां पर? ये हम दोनों बैठ करके तय कर लेंगे। बहुत जल्दी, कुछ आज तय हो जाएगा, कुछ कल तय। कल तक आप देखेंगे सब तय हो जाएगा। ये गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा जमुनी संस्कृति को मिल करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नेगेटिव पॉलिटिक्स को खत्म कर रहे हैं, नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी आरएलडी मिलकर के, यहां सवाल ये नहीं किसको टिकट मिला किसको नहीं मिला, हम दोनों मिलकर के किसानों के हक और सम्मान के लिए लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, लगातार संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। बीजेपी के लीडर भी जब इलाके में जाते हैं तो वही बात याद दोहराते हैं, उनके बड़े लीडर भी ये कह रहे हैं। तो क्या मौलिकता के आधार पर विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बहस से बच रही है? भारतीय जनता पार्टी अभी भी पुराने ही मुद्दे उठा रही है, उनके नेता पुराने ही सवाल उठा रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इस समय आगे कैसे बढ़ें, जहां बड़े पैमाने पे बेरोजगार हैं। आप देखिए क्या हुआ है बिहार में, क्या हुआ है अयोध्या प्रयागराज में, कितने बड़े पैमाने पे नौजवान बाहर निकल करके आए। किसकी जिम्मेदारी थी परीक्षा को सही ढंग से कराना? आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के जो आंदोलन कर रहे नौजवान, कितना अपमानित होना पड़ रहा है उन्हें। सवाल यह है कि नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बात नहीं करना चाहती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पलायन होगा। और आपने देखा नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री का कैसा पलायन हुआ है। वो पहले अयोध्या से टिकट मांग रहे थे, मथुरा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उनका पॉलिटिकल पलायन किया है कि उन्हें घर भेज दिया वापस। जिस तरह के घोषित अघोषित प्रतिबंध इलेक्शन पर है, आपको लगता है इस तरह की कल्पना आपने इलेक्शन की थी? भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्चा भी बांट रहे हैं तो कोरोना फैलाने के लिए बांट रहे हैं ऐसे करके। उन्हें ये नहीं पता इलेक्शन कमीशन को ऐसे लोगों को एकदम रोक देना चाहिए जो ये भूल गए हों कि कोरोना फैलता कैसे है। मुझे खुशी है यहां जितने भी पत्रकार बैठे हैं और हम लोग सब
जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। ये प्रिविलेज अगर किसी पर है, किसी के स्टेटमेंट को ट्विस्ट करने का, तो भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, कोई भी ट्विस्ट कर सकती है। ये तो क्योंकि विभाग मेरे पास नहीं है, विभाग तो केंद्र सरकार के पास है, वही बता सकते हैं। विधानसभा से 2 बार आपने चुनाव लड़ चुके हैं गौरव स्वरूप, आज उनके भाई जो है बंटी स्वरूप को आपने टिकट दिया है, उनके भाई आज जो है उसमें शामिल हो गए भाजपा में, तो क्या कहेंगे आप? चुनाव से पहले बहुत सारे लोग जाते और आते हैं, जिन पर व्यापक समर्थन था, जिनके पास व्यापक जन समर्थन, जनता खड़ी थी साथ, वो देखिए समाजवादियों के साथ आए कि नहीं आए। अभी तक उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। भाइयों को तो लड़ते हैं। किसकी? आप किस पड़ोस में रहते हो? मैं उस पड़ोस में नहीं रहता, ना मेरा घर है वहां। देखिए पर्चे पर समाजवादी पार्टी ने बहुत सोच समझ करके, और जो एक्सपर्ट हैं, जो जानकार हैं, उनसे राय मशवरा कर करके ये फैसला लिया है कि घरेलू बिजली और आम लोगों के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली समाजवादी सरकार और आरएलडी के गठबंधन की सरकार बनने के बाद फैसला लेगी। घरों में शौचालय बनाया है, 1,43,00,000 गरीबों को फ्री में बिजली का कनेक्शन दिया है, 1,21,000 से अधिक मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य भी संपन्न किया है, 1,56,00,000 गरीब परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन भी दिए हैं, 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा भी दे रहे हैं। बिजली के कारखाने का जो नेताजी के समय पर उत्तराखंड में श्रीनगर में लगा था, आज भी उसकी बिजली सबसे सस्ती है। जो एनटीपीसी से पुरानी बिजली उत्तर प्रदेश को मिलती है वो भी बहुत सस्ती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार बन गई, उसके बावजूद भी बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का नहीं बढ़ाया। और जैसे ही समाजवादी पार्टी ने तय किया कि 300 यूनिट फ्री मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम भी बिल आधा करेंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे कि अगर आज आधा बिल कर रहे हो तो आपने 4.5 साल क्यों वसूला पैसा? क्या आप जनता का पैसा वापस करोगे? और बिजली के कारखाने का नाम अगर एक बार भी सुना हो मुख्यमंत्री के मुंह से तो बता दो, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। वो अभी तक 4.5 साल में बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। सबके लिए है, सबके लिए। गन्ने का भुगतान 15 दिन के अंदर होगा और किसान को कभी भी 15 दिन से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कई बार पार्टियों ने ये वादे किए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, अगर आपको याद होगा, जिस समय कारखानों को संकट से गुजरना पड़ रहा था, उस समय पहली बार 2000 करोड़ बजट से पैसा देकर के किसानों का भुगतान कराया था। इसीलिए मैंने कहा कि फार्मर्स कॉर्पस फंड अगर बनाना पड़ेगा तो बजट से फार्मर्स के लिए कॉर्पस फंड बनाया जाएगा, जिससे किसान को इंतजार न करना पड़े, किसान को चीनी मिल के सामने धरना न देना पड़े। देवबंद में पुराने वाले नहीं, पुराने वाले राणा। तीन
वर्ष में जब ये एक्सप्रेस हाईवे बनेगा तो मात्र 6 घंटे में मेरठ से या हापुड़ से आप इस दूरी को प्रयागराज तक पूरी करेंगे। सुबह निकले, संगम में स्नान किया, शाम को वापस अपने घर आ गए। भाइयों बहनों, ये कनेक्टिविटी केवल दूरी को ही कम नहीं की है, दिलों को भी कम किया है, दिलों की दूरी को भी कम किया है। और यही नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आपको लगता है कि जो विकास, राष्ट्रवाद और सुशासन का जो एक बेहतर माहौल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है, अगर ये इसी प्रकार से अनवरत जारी रहे, अगर आप चाहते हैं कि थानों का संचालन कोई हिस्ट्री शीटर न करे, अगर आप चाहते हैं अपराधों पर अंकुश बना रहे, अगर आप चाहते हैं बेटियां सुरक्षित रहें, अगर आप चाहते हैं अन्नदाता किसानों को इसी प्रकार से सम्मान मिलता रहे, अगर आप चाहते हैं दंगाइयों को और पेशेवर माफियाओं के घरों पर सरकारी बुलडोजर इसी प्रकार से चलता रहे, अगर आप चाहते हैं नौजवानों को रोजगार की सुविधा इसी प्रकार से मिलता रहे, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। आप सहमत हैं? भाजपा से सहमत हैं? भाइयों बहनों, मैं अभिनंदन करूंगा अपने विधायक श्री कमल मलिक जी का, जो आज इस मंच पर यहां पर आए हैं। वे हमारे विधायक हैं। जब तक आप हरेंद्र जी को चुनेंगे तब तक वही विधायक माने जाएंगे। और देखिए कितना बड़ा दिन उन्होंने किया है। वे आए हैं, उनका सम्मान होगा। और अच्छा प्रयास किया। लेकिन ठीक है, एक पार्टी है, ये कोई खानदान थोड़े है। इससे भाई खानदान हो, एक ही पार्टी के, एक ही परिवार के अध्यक्ष भी बनेंगे, महामंत्री भी बनेंगे, सब कुछ एक ही परिवार के बनेंगे। यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में 25 करोड़ लोगों का एक परिवार है। इसमें एक सामान्य कार्यकर्ता भी आज विधायक होगा, कल मुख्यमंत्री होगा, परसों मंत्री होगा, कोई भी कार्यकर्ता इसमें आगे बढ़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी हर नागरिक को अपना कार्यकर्ता मानती है। और इसलिए आज उन्होंने यहां पर आकर के श्री चौधरी हरेंद्र तेवतिया जी को अपना समर्थन देकर के उनके साथ इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आप सबका आह्वान करूंगा, कोरोना कालखंड में बहुत कठिन है, बहुत कठिन है कि हो सकता बड़ी रैली न हो पाए, क्योंकि मैं जानता हूं मैं गढ़ में आऊंगा तो 50,000 60,000 की भीड़ वैसे ही हो जानी थी। लेकिन अब कोरोना का नियमों का पालन करना था। मैं देख रहा हूं लोग घरों के ऊपर चढ़े हुए हैं, खेतों में खड़े हैं, आ नहीं सकते। लेकिन भाइयों बहनों, आप में से प्रत्येक व्यक्ति को हरेंद्र तेवतिया बनना होगा। सभी लोग तैयार हैं? और पूरे हापुड़ में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे वह धौलाना हो, हापुड़ हो, गढ़मुक्तेश्वर हो, जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल हो, कमल के निशान पर अपने परिचित से, अपने शुभचिंतक से, अपने मित्र से वोट देने की अपील करनी होगी। और भाइयों बहनों, इसके लिए टेलीफोन का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करिए और उसको पूरी मजबूती के साथ कार्य करिए, क्योंकि अब यही माध्यम है। अब रैली रेला कितना हो पाता है कोरोना तय करेगा, लेकिन हम लोग अपने माध्यम का इस्तेमाल करेंगे और वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्या तैयार हैं सभी लोग? दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये जो समाजवादी सरकार में केंद्र सरकार चाहेगी
वो सब सहूलियत दी जाएंगी। और मुझे खुशी है इस बात की कि जितने भी एम्स उत्तर प्रदेश में अभी तक खुले हैं, दोनों एम्स में जमीन समाजवादी सरकार ने ही दी है। तो अगर आने वाले समय में अस्पताल के लिए, बड़े एम्स के लिए जो भी केंद्र सरकार चाहेगी वो समाजवादी सरकार में उपलब्ध करा करके यहां भी उस तरह की सुविधा मिले, उस दिशा में काम करेंगे। ये बड़ा सवाल है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता फ्लाई करके गए। इस पे अभी नहीं बोल सकते हैं, सरकार बनने पर हम दोनों तय करेंगे। एक इसी का सवाल, मैं आपको एक व्यवस्था से संबंधित बात बताना चाह रहा हूं। एक सवाल किया गया था कि चुनाव के नियमों का अनुपालन। कल हमारे बुढ़ाना क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं राजपाल बालियान जी, ऑनलाइन उन्होंने निवेदन किया ईसी में कि एक वीडियो वैन वो चलाना चाहते हैं। एक दिन बीत चुका है, अभी तक उन्हें अनुमति नहीं दी गई, जबकि बीजेपी की वैन आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में चलाई जा रही। हमारे पार्टी के लोग, गठबंधन के लोग ऑब्जर्वर से मिलेंगे और हमें उम्मीद है कि इस तरह की जो शिकायत है उनका निस्तारण निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग के अधिकारी करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्मचारियों में बहुत भारी रोष है, नाराजगियां हैं सरकार से और उम्मीद के साथ गठबंधन की तरफ वो देख रहे हैं। ओपीएस की बात अखिलेश जी ने कही है, कई वादे हमने किए। आज स्थिति यह है कि पोस्टल बैलेट की व्यवस्था में अधिकारी उनके वोटर आई कार्ड मंगवा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी कर्मचारी से, पुलिस कर्मियों से जिनकी वोट पोस्टल बैलेट से पड़नी है, सतर्क रहें। बैलेट पेपर लेकर वोट बना के ही दें। अपने वोटर कार्ड को अधिकारी भी मांगे, उसको ऐसे ना दें। धन्यवाद। ये जयंत चौधरी जी ने ठीक बात कही है कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को लगाया गया है कि वो दबाव बना करके और उनके वोटर आईडी ले लें या आधार कार्ड ले लें। और हो सकता है जिस तरीके से जिला पंचायत में अधिकारियों ने मन मर्जी से वोट दिलवाए थे, इसमें भी लोगों पर दबाव बना रहे हैं। हम भी लेकर के चुनाव आयोग को इस बात को देंगे। मैं इसके साथ साथ जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, मैं आपके माध्यम से यहाँ की जनता से अपील करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करें। चरथावल से पंकज मलिक जी चुनाव लड़ रहे हैं, बुढ़ाना से राजपाल बालियान चुनाव लड़ रहे हैं, पुरकाजी से अनिल कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, मुजफ्फरनगर शहर से सौरभ स्वरूप चुनाव लड़ रहे हैं, मीरापुर से चंदन चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, खतौली से राजपाल सैनी जी चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता हमारा और जयंत चौधरी जी की दोनों की अपील पर इनको भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। जो जो वादे हम लोगों ने मिलकर के किए हैं, उन वादों को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को गरीब बना रही है, जिससे किसान गरीब निर्भर हो जाएं सरकारी राशन पे, सरकारी कड़वे तेल पर। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हमारे पत्रकार साथी ने जो कहा है कि जो महंगाई हुई है सरसों के तेल की, आप भी प्रचार के माध्यम से रिफाइंड तेल मत खाइए। जो रिफाइंड तेल का प्रचार होता है आप भी उसमें बहक जाते हैं और आप भी खा लेते हैं। आप अपना शुद्ध सरसों का तेल और घर का बनाया हुआ घी का ऐसे ही खाना बनाए और खाएं। और समाजवादी सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे बुंदेलखंड, जहां पर बड़े पैमाने पे सरसों के तेल की पैदावार हो सकती है। मैं जब बुंदेलखंड गया था तो मैंने कहा था कि सरकार के अलग से अगर हमें सरसों के तेल की पेराई के लिए कारखाने लगाने पड़े तो लगाएंगे, जिससे कि हमारा बुंदेलखंड के किसान को भी लाभ पहुंच जाए
और उत्तर प्रदेश को कम से कम सस्ता सरसों का तेल उपलब्ध हो जाए खाने के लिए। बाबा जी कुछ जानते नहीं हैं। ये बहुत छोटा काम है, बड़ा काम करेंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था जब आरएलडी और समाजवादी पार्टी के कैराना का चुनाव जीते थे और मैं सहारनपुर आया था, तब भी मैंने कहा था कि कम से कम इस हिस्से को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा, जिससे कि लखनऊ पहुंचने में आपको कम समय में पहुंचा जा सके। भारतीय जनता पार्टी का तो गंगा एक्सप्रेस वे कब बनेगा कोई नहीं जानता, लेकिन इस हिस्से को जोड़ने के लिए अगर नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों मिलकर के एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस बनाएंगे, जिससे कि लखनऊ पहुंचना आसान हो जाए। मैं ये कह सकता हूं कि जिस विभाग के वो मंत्री हैं, उस विभाग के आंकड़े उनको पलट करके देखना चाहिए, और जब उसके आंकड़े देखेंगे तो पाएंगे कि सबसे खराब कानून व्यवस्था में अगर कोई प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है, और वहीं बड़े पैमाने पर भेदभाव हुआ है। भेदभाव के साथ साथ जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो, उसने सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए हैं। कह तो दिया। हम दोनों मिलकर के तय कर लेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो यहाँ पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और अपना जो उनका मैनिफेस्टो है उसके बारे में बताते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आई तो तमाम विकास कार्यों से जुड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का भी निशाना साधते हुए नजर आए।